नमस्कार, मैं पीयूष सिंह आज मूल विधि की अगली क्लास लेकर के आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। कल कुछ क्वेश्चन इसमें बताए थे और इसका भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता के आरंभ और उसके निर्माण के बारे में वर्णन किया था और उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी किए थे। आप लोगों ने काफ़ी पसंद भी किया, लेकिन हाँ, इसी तरह से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहें, जिससे हम लोगों का भी मनोबल बढ़े। अब आते हैं इस पर आगे। कुछ ऐसी इसकी धाराएँ हैं या बीएनएस की कुछ धाराएँ हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत अक्सर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएँगे, क्योंकि इससे ऐसे क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते रहे भारतीय दंड संहिता। तो वही उसी की जगह ये लागू किया गया, तो स्वाभाविक है उसी प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाएँगे। बस धाराएँ बदल गई। तो अब देखते हैं कि क्या है इसमें। तो धारा 1। हुँ, धारा 1 ये क्या है? या बीएनएस 1 इसी को कहें। बीएनएस 1 में क्या है? आपका इसका संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। ये प्रारंभ। अब देखिए, विस्तार कहाँ तक है, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि अक्सर पूछे जाने के लिए ये है। और प्रारंभ कब हुआ? प्रारंभ ये हुआ है 1 जुलाई 2024। तो विस्तार क्षेत्र क्या है? विस्तार भारतीय क्षेत्र में जल, थल, वायु, भारतीय क्षेत्र मतलब संपूर्ण भारत क्या है? उसके जल, थल और वायु में, सभी में। और क्या है इसमें? इसमें अगर और बताया गया कि अगर भारत में अपराध होता है, भारत में अपराध होता है, तो ये किस किस पर लागू है, किस किस पर इसके तहत केस चलेगा? तो इसमें चाहे भारतीय हों, चाहे विदेशी हों, सभी पर इसी के तहत कार्यवाही की जाए। अब देखिए, भारत में अपराध करने पर है, अगर विदेश में वही अपराध करे, विदेश में अपराध हो, तब क्या होगा? जब विदेश में अपराध होगा, तो और किसके द्वारा? विदेशियों के द्वारा अपराध हो, उससे कोई मतलब नहीं। किसके द्वारा? भारतीय के द्वारा। भारतीय के द्वारा अपराध, तो इस पर भी इसी के तहत सुनवाई होगी। अब आते हैं, भारत में हो विदेश में हो, ये भी बता दिया। अब आते हैं कि भाई कोई प्लेन है या कोई जल यान है, उसमें अगर हो रहा है कोई अपराध, तो उसमें क्या होगा? क्योंकि वो तो ना तो किसी देश में है, और बल्कि वो तो या तो समुद्र में है या फिर एयर में है। तो इसके लिए ये कहा गया कि भारत में रजिस्टर
भारत में पंजीकृत जहाज, जलपोत आदि पर होने वाले अपराध में किस पर होगा? इस प्रकार के अपराध में चाहे भारतीय हो या विदेशी हो, इन सभी पर यह कार्रवाई की जाएगी। माना ये भारत में पंजीकृत जहाज या जलपोत कुछ और नहीं, ये माना जाएगा भारत की जमीन पर यह अपराध किया गया, तो उसी प्रकार से दंडित किया जाएगा। तो भारत की जमीन पे भारत में जो अपराध है उसी के तहत दंडित किया गया, भारतीय और विदेशी पर यहाँ पर भी। लेकिन अगर विदेश में अगर कोई भारतीय अपराध करता है तो उसे सिर्फ भारतीय दंड संहिता के द्वारा या भारतीय न्याय संहिता के द्वारा अपराध के लिए दंडित किया जाए, और वहां के कानून के हिसाब से दंडित किया जाए वो अलग बात है, लेकिन यहां पर अलग। अब देखिए स्थितियां बीएनएस लागू कहां नहीं होती हैं। अब आती हैं कि बीएनएस लागू कहां नहीं होती है। कहां या किन स्थितियों में लागू नहीं होंगी। अब देखिए ये देखिए कुछ स्थितियां हैं ऐसी जब किसी विशेष क्षेत्र में कोई विशेष कानून लागू हो, तो जैसे आफस्पा लागू होता है, ठीक ऐसे ही दूसरा क्या है कि अगर सैन्य कानून लागू हो, तब। और अगला है कि किन किन पर और लागू नहीं होगा, कुछ संवैधानिक पदाधिकारियों पर लागू नहीं होता है, अब ये कौन कौन से हैं आपने देखा होगा, जैसे कि राष्ट्रपति और राज्यपाल, इन पर ये इसके तहत उन्हें दंडित नहीं किया जाएगा। दूसरा और क्या है कि किसी विदेशी राष्ट्र प्रमुख या पीएम या प्रेसिडेंट, ठीक, और ऐसे ही विदेशी राजदूतों, यानी कि जो दूतावास का अधिकारी होता उन पर यह लागू नहीं होता है। ये आपकी धारा 1 है। अब इसके बाद आते हैं अगली धारा 2, इसी को बीएनएस 2 भी कहते हैं। बीएनएस 2 में क्या है, इसमें जितनी भी परिभाषाएं हैं, परिभाषाएं दी गई हैं इसमें, बस
ये जान लें कि धारा 2 में परिभाषा दी। अब देखो धारा 2 में परिभाषा दी गई, इसकी विभिन्न भिन्न-भिन्न बीएनएस में भिन्न-भिन्न चीज़ों की परिभाषा दी। तो ये देखते हैं कि कौन-सी है। एक है बीएनएस 2 का, ये देखते हैं। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? कार्य। मतलब इसमें एक्ट या सीरीज ऑफ एक्ट की परिभाषा। या वर्क, ठीक, कौन सा एक्ट है, या मतलब एक्ट मतलब वर्क, ठीक। अब देखिए विभिन्न कार्यों या विभिन्न अपराधों या विभिन्न कार्यों के एक समूह है, उनको भी एक कार्य कहा जाए। अब आते हैं वीएनएस 2 का 2, ये किससे संबंधित है? इसमें जीव जंतु की परिभाषा दी गई है। जीव जंतु की परिभाषा। अब जीव जंतु की परिभाषा क्या है? इसमें मतलब जीव जंतु यानी कि एनिमल्स या वर्ड्स सभी की परिभाषा है। मतलब इसमें मनुष्य को छोड़ करके, मनुष्य को छोड़कर सभी जीव जंतु परिभाषा। अब ये हो गया। अब देखिए आता है बीएनएस 2 के 3 में। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? तो इसमें बालक की परिभाषा दी गई है। ठीक, बालक की परिभाषा दी गई है। अब देखिए बालक होता क्या है, ये बताएंगे। यानी कि ये कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, क्या कहा है? 18 वर्ष से कम उम्र का, कम उम्र का या 18 वर्ष से अनधिक, अनधिक से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति। अब आते आखिरकार कोई भी से क्या मतलब? यानी कि चाहे ये कोई भी जेंडर का हो, यानी कि लिंग तटस्थ है, चाहे स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या उभयलिंगी हो, सभी में बालक का मतलब 18 वर्ष के बालक से कम उम्र के व्यक्ति के बारे में बात की गई है। अब देखते हैं बीएनएस 2 के 4, इसमें देखते हैं। अब 2 के 4 में क्या है? कूटकरण। कूटकरण मतलब जालसाजी की परिभाषा दी गई है। अब कूटकरण मतलब जालसाजी की परिभाषा दी गई है। इसका मतलब क्या है? जालसाजी मतलब जब आपने देखा होगा कई आप ब्रांड लेने जाते हैं, कोई भी सामान लेने जाते हैं, आप लेने गए एडिडास का, आपको दिखा दिया क्या है? एबिडास, स्पेलिंग में अंतर कर दिया, यानी कि उसकी कार्बन कॉपी। कार्बन कॉपी बनाई क्यों गई? आप अपने किसी और ब्रांड को दे सकते थे, नाम दे सकते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने ये नाम क्यों रखा कि लोगों क्या है धोखे में आ जाएं और वो एडिडास समझ करके ही मेरा सामान खरीद लें।
इसका मतलब ये क्या है उद्देश्य? धोखा देना। धोखा देने के उद्देश्य से आप अपनी किसी ब्रांड की कॉपी कर रहे हो। तो धोखे देने के उद्देश्य से किसी का कॉपी करके बेचना। धोखा देने के उद्देश्य से किसी भी वस्तु की कॉपी कर बेचना। ये है। अब आता है कि हाँ, एक और पूछा जा सकता है, आखिरकार पहले ये आईपीसी की किस धारा में थी? तो ये याद कर लें, पहले ये आईपीसी की धारा 28 में थी। ये आपके बीएनएस 2.4। अब बीएनएस 2.5 में क्या है? इसमें न्यायालय की परिभाषा है। अब न्यायालय क्या होता है? न्यायालय एक ऐसा निकाय है जो कानूनों का को संरक्षण दे या कानूनों की व्याख्या करे। तो क्या है? एक ऐसा निकाय है जो कानूनों का की व्याख्या करता है तथा कानूनों को संरक्षण देता है। ये है। अब देखिए, 5वें के बाद आ गया 2.6। इसमें क्या है? 2.6 में मृत्यु के बारे में कहा गया। किसके बारे में? मृत्यु मतलब डेथ, ह्यूमन डेथ की बात की गई। अब देखिए, इसके पश्चात क्या आता है अगले में? 2.7 में क्या है? इसमें बेईमानी की परिभाषा दी गई है। बेईमानी की परिभाषा, आखिरकार बेईमानी होता क्या है? कि जब गलत माध्यम से कोई लाभ लिया जाए या किसी को हानि पहुंचाई जाए या निहित स्वार्थ में कोई कार्य किया जाए। हाँ, तो गलत माध्यम से किसी को हानि या लाभ पहुंचाना या निहित स्वार्थ में कोई कार्य करना। ये हो गया। अब देखते हैं अगला। अब बेईमानी हो गई। अब अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है भारतीय दंड संहिता में, तो हो सकता है यहां पर भी पूछ दिया जाए। ये है बीएनएस 2.8। ये दस्तावेज
मतलब डॉक्यूमेंट, क्या क्या डॉक्यूमेंट है इसकी परिभाषा इसमें दी गई है। अब डॉक्यूमेंट की परिभाषा दी गई है, डॉक्यूमेंट को सामान्य शब्दों में समझ कि किसी भी पदार्थ या वस्तु पर अंकित कोई भी वर्ड, शब्द या वाक्य जो अपना अर्थ प्रस्तुत करता हो, वो क्या होगा? डॉक्यूमेंट। क्या है? किसी भी पदार्थ या वस्तु पर अंकित कोई वर्ड, शब्द या कोई भी संकेत मान लो उसमें, ठीक, तो बात जो कोई अर्थ देते हैं, वो डॉक्यूमेंट होगा। तो अब डॉक्यूमेंट में आखिरकार हमने बताया था कि कुछ परिवर्तन भी किया है। जो भी डॉक्यूमेंट की परिभाषा थी उसमें अभी तक एक शब्द नहीं जोड़ा गया था, वो था डिजिटल डॉक्यूमेंट। तो अब इसमें क्या है, डिजिटल डॉक्यूमेंट को भी साक्ष्य के रूप में माना जाएगा, ये कर दिया गया है। क्या है इसमें? एक डिजिटल डॉक्यूमेंट भी साक्ष्य होगा। ये कहा गया। अब देखिए BNS 2.9, ये क्या है? 2.9 जो है, इसमें कपटपूर्ण की परिभाषा दी गई। किसकी? कपटपूर्ण की परिभाषा दी गई। अब कपटपूर्ण जो है वो क्या है? यानी कि किसी को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से कोई कार्य किया जाए या निजी स्वार्थ के लिए कोई कार्य किया जाए। किसी को नुकसान या क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया कोई कार्य या निहित स्वार्थ में किया कार्य। कार्य कैसा? गलत कार्य होगा तभी तो बात की जाएगी। मतलब ऐसा अवैध तरीके से कोई कार्य किया जाए जो विधि के विरुद्ध हो, ऐसा। तो 2.9 की बात होगी। अब आते हैं BNS 2.10 में। इसमें क्या है? इसमें लिंग की परिभाषा दी गई है। देखिए लिंग की परिभाषा यानी कि जेंडर की पहले भी परिभाषा दी गई थी। पहले क्या थे? दो जेंडर थे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। अब क्या है, इसमें जोड़ दिया गया है, कितने होंगे? तीन होंगे, स्त्री, पुरुष, उभयलिंग। ये अब ये तीन हो गए और ये नया जोड़ा गया है। जैसे आपका इसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट में ये नया जोड़ा, तो ये याद रखिए क्या क्या नया जोड़ा हमने बताया था, कल की क्लास में आप देख सकते हैं। ठीक, अब देखिए 2.11 में देखिए, सद्भावना पूर्वक
क्रियाकार मतलब गुड फेथ में क्रियाकार। ठीक। अब गुड फेथ में क्या है, मतलब ये है कि सम्यक रूप से, पूर्ण रूप से, सतर्कता पूर्वक, सावधानी से अगर कोई कार्य किया जाए लोक के हित में, क्या है, सम्यक रूपेण सावधानी या सतर्कता पूर्वक लोक हित में किया गया कोई कार्य। अब देखिए, ये आपका 211 हो गया। अब बीएनएस 212 क्या है, इसमें समुचित सरकार की परिभाषा दी गई। किसकी? समुचित सरकार की परिभाषा दी गई। समुचित सरकार क्या है? जो सरकार है, जिस जगह केंद्र का मामला है केंद्र सरकार, राज्य का मामला है राज्य सरकार, किसी स्थानीय क्षेत्र का मामला है तो स्थानीय सरकार से संबंधित होगा। ठीक। अब देखते हैं, समुचित सरकार के बाद आता है बीएनएस 213 में। 213 क्या है? इसमें संश्रय की परिभाषा दी गई। संश्रय का मतलब है आसरा या सहारा देना। संश्रय का मतलब है आसरा या सहारा देना। तो आप देखिए इसमें क्या क्या आ जाएगा। आप किसी भी व्यक्ति को जो गलत कार्यों में लिप्त है और उसे अगर आप किसी भी प्रकार से भोजन, पानी, वाहन, वस्त्र, वस्तु, जमीन, कुछ भी, या गाड़ी या सामग्री, आयुध सामग्री आदि उपलब्ध कराती। क्या है? भोजन, वस्त्र, वस्तु, वाहन, जमीन, आयुध यानी कि युद्ध सामग्री आदि, या परिवहन का कोई माध्यम उपलब्ध करा। तो क्या इसमें इसका उल्लेख किया गया है? ये संशय है। अब देखिए इसके बाद आता है बीएनएस 214। इसमें चोट का उल्लेख है। चोट से क्या मतलब है? क्षति यानी कि नुकसान, इसका उल्लेख है। ये याद रखें। अब देखिए इसकी परिभाषा है, चोट की परिभाषा। अब चोट की परिभाषा क्या है कि चोट कैसे पहुंचेगी? किसी को टक्कर लग जाए वही चोट होगी? अरे उसको चोट किसी भी प्रकार से पहुंच सकती है, किसी प्रकार से क्षति पहुंच सकती है, किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंच सकता है। वो शारीरिक भी हो सकता है, मानसिक भी हो सकता है, या उसके ख्याति को, मान सम्मान को भी नुकसान पहुंच सकता है, या धक्का लग सकता है, या चोट लग सकती है। मतलब ये है। तो क्या है? संपत्ति या ख्याति को भी चोट। तो
शरीर, मन, संपत्ति या ख्याति मतलब मान सम्मान को चोट या नुकसान या क्षति हो सकती है। इस पर ये बात की गई और कैसे? वैध तरीके से नहीं, अवैध तरीके से या गलत तरीके से। अवैध रूप से अगर कोई कार्य ऐसा कर रहे हैं, आप गलत तरीके से कार्य कर रहे हैं और उससे किसी को मान सम्मान, शरीर आदि में चोट पहुंच सकती है, तो आपको इस तरह से दंडित किया जाएगा। इसमें ये बताइए ये गलत है। ऐसे ही बीएनएस 15 देखें, ये क्या है? ये अवैध या कानूनी रूप से करने के लिए बाध्य, अवैध एंड कानूनी रूप से करने के लिए बात, कानूनी रूप से करने के लिए बात यानी कि ये इसका मतलब है ये वैध, यानी कि वैध और अवैध की परिभाषा इसमें दी गई। तो किसमें परिभाषा दी गई है इसमें वैध अवैध की? 2:15 में। ठीक, ऐसा कार्य जो कानूनी दृष्टि से निषिद्ध हो अवैध कहलाता है। क्या है? ऐसा कार्य जो कानून की दृष्टि से निषिद्ध हो अवैध कहलाता है। या कानून में जिसे उचित नाम माना जाए वो क्या है? आपका अवैध है। या ऐसा कार्य जो आपके खिलाफ सिविल कार्रवाई का आधार बने, जो आधार अवैध कहलाता है। तो ये क्या है? अवैध और वैध की परिभाषा दी गई है। अब अगला है बीएनएस 216। इसमें क्या है? न्यायाधीश की परिभाषा। ठीक, तो न्यायाधीश की, एक मिनट, न्यायाधीश की परिभाषा, न्यायालय की परिभाषा किसमें थी? 5 में, और न्यायाधीश की 16 में। अब देखिए बीएनएस इसमें किसकी परिभाषा है? इसमें देखिए जीवन की परिभाषा है, ह्यूमन बीइंग। ठीक, जीवन की परिभाषा या ह्यूमन कोई भी हो उसकी लाइफ से संबंधित इसमें परिभाषा। अब देखते हैं, हाँ, अब अगला देखते हैं कि धारा 217 हो गई तो 218। अब 218 में क्या है?
स्थानीय विधि इसकी परिभाषा है। अब स्थानीय विधि क्या है कि ऐसा कानून या ऐसी विधि जो किसी क्षेत्र विशेष में लागू की जाती, किसी क्षेत्र विशेष की विधि। विधि कानून, जैसे जनजाति क्षेत्र का अलग है, वहां हर कोई नहीं जा सकता। ठीक, टाइगर रिजर्व में भी हर एक कोई नहीं जा सकता है, कैसे जाएगा, क्या करेगा, ये सब चीजें विशेष क्षेत्र में विशेष कानून है। ठीक, ऐसे ही अब आते हैं बीएनएस 19। अब 219 क्या है, इसमें पुरुष की परिभाषा दी गई है। किसकी? पुरुष की। अब पुरुष की परिभाषा दी गई, पुरुष क्या है? पुरुष का मतलब है किसी भी उम्र का व्यक्ति, बच्चा भी उसमें। तो पुरुष मतलब किसी भी व्यक्ति का अब बीएनएस 220 में क्या है? 220 में मास एवं वर्ष की गणना की परिभाषा दी। मास एंड एवं वर्ष की परिभाषा दी गई। ये कहा गया है कि इसमें कौन सा कैलेंडर अपनाया गया है? ग्रिगोरियन कैलेंडर अपनाया। ठीक, अब देखिए इसके बाद बीएनएस 2 के 21 में क्या है? अब 2 के 21 में चल संपत्ति की परिभाषा दी गई है। चल संपत्ति होती क्या है, ये जान लें। ऐसी संपत्ति जो भूमि या पृथ्वी से क्या हो, जुड़ी ना हो, या भूमि या पृथ्वी से जुड़ी किसी भी वस्तु से स्थायी रूप से ना जुड़ी। क्या? ऐसी वस्तु जो भूमि या पृथ्वी से या भूमि या पृथ्वी से संबद्ध किसी वस्तु से स्थायी रूप से ना जुड़ी हो। अगर स्थायी रूप से जुड़ी होगी तो वो क्या हो जाएगी? अचल संपत्ति हो जाएगी। ठीक, तो स्थायी रूप से ना जुड़ी हो तो उसे चल संपत्ति कहते हैं। अब देखिए बीएनएस 222 में इसमें किसकी परिभाषा है? अब ये भी जान लें, इसमें संख्या या नंबर की परिभाषा। संख्या यानी कि आपने देखा होगा अक्सर बोला जाता है एक वचन, बहुवचन, यानी कि वचन की परिभाषा। इसी में क्या है? वचन। अब वचन कैसा होगा? एक
वचन या बहुवचन की इसी में परिभाषा है। अब आते हैं BNS 2:23 में। इसमें क्या है? BNS 2:23 में शपथ की परिभाषा है, यानी कि ओथ, इसकी परिभाषा, यानी कि जब हम किसी भी पद की शपथ लेते हैं या कोई भी सत्यापन करते हैं तो उसमें जो हम शपथ लेते हैं उसी को कहते हैं, उस पर हस्ताक्षर करते हैं तो उसी को क्या है? शपथ लेना कहा जाता है। ठीक, तो इसकी इसमें परिभाषा दी गई। अब आते हैं BNS 2:24 में। BNS 2:24 में किसकी परिभाषा है? अपराध की परिभाषा है। अब अपराध क्या है ये जान लें कि ऐसा कार्य जो कानून के विरुद्ध किया गया हो, कानून के विरुद्ध किया गया कार्य अपराध है। ठीक, जो कानून की दृष्टि से निषिद्ध की घोषित किया गया वो अपराध है। अब अपराध के 4 प्रमुख अवयव भी हमने कल की क्लास में बताए थे। वो 4 अवयव कौन कौन से हैं वो जान लें। 4 अवयव, ये कौन कौन से हैं वो देख लें। एक तो मानव होना चाहिए, और क्या इसके लिए होना चाहिए? आपके आपराधिक मना स्थिति या दुराशय होना चाहिए। इसी को दुराशय कहते हैं, इसी को मेंसरिया भी कहते हैं इंग्लिश में। और अब मानव भी है, आपराधिक विचार भी आपके दिमाग में है। अगर आपराधिक कार्य नहीं करेंगे तो कैसे हो जाएगा? आपराधिक कृत्य भी होना चाहिए। और क्या कृत्य हो जाए तब आपराधिक कहा जाएगा जब उससे मानव या मानव समाज को कोई क्षति पहुंचे। आपराधिक कृत्य से मानव या समाज को क्षति। ये है। अब देखिए अगले में आते हैं। 25 में क्या है? लोप की परिभाषा है। लोप मतलब क्या होता है? छिपाना। ठीक, लोप का मतलब होता है छिपाना या गायब करना। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि हमसे कोई कार्य पूछा जाता है, आपने वो कार्य किया है कि नहीं किया है। आपने कार्य नहीं किया लेकिन बोल क्या दिया? हमने कार्य किया है। तो वो क्या? आप छिपा रहे अपनी सच्चाई, तो वो भी क्या है? लोभ है। ठीक, तो ये बताया कि मतलब जो सही तथ्य ना बताना। अब इसके बाद BNS 2:26। अब ये देखते हैं 2:26 में क्या है। इसमें व्यक्ति की परिभाषा दी गई है। व्यक्ति क्या है ये बताया गया कि व्यक्ति जो है
कोई भी कंपनी हो, संघ हो या व्यक्तियों का समूह हो। क्या बताया गया? कोई भी व्यक्ति, कंपनी, संघ या व्यक्तियों का समूह। अच्छा, कंपनी के बारे में एक बात और कही जा सकती है, और वो क्या है? जो पंजीकृत हो या ना हो। इसमें उनके बाद में कही गई, कंपनी में तो ये कहा जाता है, नियम तो यही है कंपनी के लिए, जो पंजीकृत हो वही कंपनी मानी जाएगी। लेकिन इसमें यह है कि अगर कोई भी बताया गया वो नियम अलग है, लेकिन यहां इन्होंने दंड संहिता की जगह जो न्याय संहिता लागू की, उसमें ये इसकी परिभाषा अलग थी। ठीक, यहां में इसकी परिभाषा। अब देखिए 27 में क्या दिया गया? अभी तो व्यक्ति की परिभाषा दी गई, फिर व्यक्ति आखिरकार बनता कहां से हो वो भी बता दिया। इसमें जनता की परिभाषा दे दी। किसकी? जनता की परिभाषा दे दी। ठीक, तो जनता की परिभाषा दे दी कि 27 में। अब इसके बाद आता है 28 में, लोक सेवक। लोक सेवक की परिभाषा दी गई। अब लोक सेवक होता क्या है ये भी जान लें कि सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी, सेना कोई भी हो सकती है, जल सेना हो भी सकती है, थल सेना, नौसेना, जो भी हो, सेना में या थल सेना, वायुसेना, जल सेना में कमीशन प्राप्त अधिकारी। और क्या हो सकता है? लोक सेवक न्यायाधीश हो सकते हैं, न्यायालय के पदाधिकारी हो सकते हैं, जैसे परिसमापक। और कौन हो सकता है इसमें? आपके जो ऐसे भी अधिकारी हो सकते हैं जो किसी को कारावास में रखने के लिए नियुक्त किए गए हैं, या तो ऐसे अधिकारी, जेलर एलर, ये ये क्या है? लोक सेवक ही कहे जाते हैं। या कमिश्नर है, पुलिस अधिकारी है, सीएम पीएम, ये सब लोक सेवक में माने गए। एक बात भी आया था जिसमें पूछा गया कि क्या सीएम लोक सेवक है? तो उसका आंसर यही दिया था, इसी वजह से दिया गया था क्योंकि वो लोक सेवक है। अब देखिए बीएनएस 229 क्या है? बीएनएस 229 ये विश्वास करने के कारण, ये इसकी परिभाषा दी गई, ऐसा कार्य जो विश्वास में किया जाता है उसको विश्वास करने के योग्य कहा जाता है, जिस पर आप विश्वास करते हैं। कि जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, माता पिता पर विश्वास करते हैं कि माता पिता मेरे बारे में कोई गलत डिसीजन नहीं ले। लेकिन कई बार क्या है, कुछ लोग स्वार्थ में गलत डिसीजन ले देते, आपको पता ही नहीं कि आप उनके, भाई हो सकता है वो अपने दूसरे बच्चे के हित में ऐसा कोई डिसीजन लेने की आपके विरुद्ध हो जाए वो।
तो ऐसे भी कई बार होते हैं विश्वास में। ठीक, तो इसलिए विश्वास करने के कारण। ऐसे ही अब आते हैं बीएनएस 230। इसमें किसकी परिभाषा दी गई है? विशेष कानून की परिभाषा दी गई है कि विशेष कानून किसी विशेष क्षेत्र में ही लागू होंगे, इनकी परिभाषा दी गई है। अब आते हैं बीएनएस  इसमें मूल्यवान प्रतिभूति इसे परिभाषित किया गया है, यानी कि कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट को मूल्यवान प्रतिभूति कहते हैं। जैसे हमारी मार्कशीट है, खसरा खतौनी है, जमीन संबंधी कोई भी डॉक्यूमेंट या लीगल डॉक्यूमेंट या वैधिक विधिक कागजात। ठीक, अब देखिए 231 हो गए, 232। 232 क्या है? इसमें जलयान या जहाज का की परिभाषा दी गई है। जलयान या जहाज। वैसे ऐसे जहाज की परिभाषा दी गई है जो जल में चलता है, उसकी परिभाषा इसमें दी गई है। तो जल द्वारा मनुष्य या उसकी संपत्ति के परिवहन के लिए निर्मित कोई भी वाहन, इसमें इसका उल्लेख है। जल द्वारा मनुष्य या उसकी संपत्ति के परिवहन हेतु निर्मित कितने वाहन। तो अब देखिए इसमें अगला देखते हैं। देखिए 233 कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। बीएनएस 234 बहुत इंपॉर्टेंट है, वसीयत से संबंधित। अब वसीयत यानी कि बिल, और ऐसे ही है बीएनएस 235। ये किससे संबंधित है? ये इसमें स्त्री की परिभाषा दी गई। ठीक, 236 में बीएनएस में क्या दिया गया है? अवैध या सदोष लाभ के बारे में। इसकी परिभाषा दी गई है। ऐसे ही 237 में क्या दिया गया है? अनुचित या सदोष हानि। ठीक, अब इसके बाद देखिए धारा 3 आती है तो 39 तक है, लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। धारा 3 इसमें अपराध की परिभाषा और उसके अपवाद दिए गए हैं। परिभाषा और उसके अनुसार उसके अपवाद और अपवाद दिए गए। तो अब देखो इससे संबंधित कुछ एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं, देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023 में कुल कितने अध्याय हैं? 20।
अगला देखते हैं। भारतीय न्याय संहिता 23 की धारा 1 में संबंधित है किसमें? अपराध की परिभाषा से, संहिता के नाम, उसके प्रवर्तन के विस्तार से, उसके क्षेत्राधिकार से, कोई नहीं। बी। अब अगला देखते हैं, क्या है? मेंसरिया से तात्पर्य क्या? हमने बताया था दुराशय है, तो इसका आंसर डी है। अगला देखिए, इनमें से कौन सा अपराध के मूलभूत तत्व हैं? हमने क्या बताया था? इंसान यानी कि मानव होना चाहिए, उसका मान आपराधिक कृत्य होना चाहिए या आपराधिक कृत्य का विचार होना चाहिए, कोई अवैध कार्य हो, यानी कि आपराधिक कार्य हो, और अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को नुकसान पहुंचे, यानी कि चारों के चारों इसका आंसर सही है। अब देखें अगला, कि भारतीय न्याय संहिता 23 में स्त्री शब्द द्योतक है, किस चीज का द्योतक है? ये पूछा गया है 5वां क्वेश्चन। तो अब देखते हैं, इसमें 15 वर्ष से अधिक आयु की किसी महिला का, ये गलत है। 18 वर्ष से अधिक आयु, ये भी गलत है। 21 वर्ष से अधिक आयु, ये भी गलत है। जन्मजात बालिका से लेकर के किसी भी आयु की बालिका को स्त्री कहते। अब देखते हैं, अपराध की परिभाषा दी गई है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता, नहीं, इसमें नहीं दी है। भारतीय न्याय संहिता 2023 के अध्याय 2 में, अध्याय 2 में है कि नहीं? अब आप देखिए, इसमें नहीं है। भारतीय न्याय संहिता 23 के धारा 2 में, धारा 2 में है। ठीक, अब अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 23 में प्रयुक्त स्थानीय विधि कहां पर लागू होगी? तो कहां पर? संपूर्ण भारत में, भारत के किसी भी विशिष्ट भाग में, भारत के किसी भी भाग में, उपरोक्त में से कोई नहीं। स्थानीय विधि किसी भी विशिष्ट भाग में होगी। ठीक, तो 7 का बी। ऐसे ही अगला, सदोष लाभ से अभिप्राय है, तो ये क्या है? किसी व्यक्ति को लाभ पहुंचाना विधि विरुद्ध साधनों के द्वारा संपत्ति का लाभ जिसका वह हकदार नहीं, ये सही है। ऐसे ही अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 23 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से भी कार्य करता है, तो उसे किस इरादे से करना कहा जाएगा? इसका क्या है? बेईमानी से। अगला देखते हैं, भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 2(8) में किसके बारे में उपबंध बताया गया है? तो क्या है? दस्तावेज। आज इतने ही रखते हैं, धन्यवाद। और अगर आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।